हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। आज मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग लेकर आया हूँ। मैटर इन आवर सराउंडिंग के विषय में डिस्कस किया जाएगा, बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ मैटर के विषय में। तो मैटर है क्या, पहले तो इसे जान लें। तुम्हें मैटर अगर सब हम लोगों से जुड़ा हुआ है बहुत पहले से, अर्लियर टाइम से, जितने भी हमारे मतलब एंशिएंट फिलोसोफर थे वो भी इसके ऊपर सर्च किए, इसके विषय में थ्योरी दिए। तो सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो हमारा वर्ड है, यूनिवर्स है, ये है क्या। जब इसे हम समझते हैं तो पॉइंट आता है हमारा मैटर पे। इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस एंड द यूनिवर्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैटर एंड केमिस्ट्री। अगर हमें वर्ल्ड के विषय में, यूनिवर्स के विषय में जानना है तो सबसे पहले हमें मैटर के विषय में जानना होगा, और मैटर जानने से पहले फिर हमें केमिस्ट्री जानना होगा। केमिस्ट्री है क्या? तो केमिस्ट्री है क्या, क्योंकि हम लोग अपने अराउंडिंग में बहुत से थिंग्स देखते हैं, सम आर लिविंग, सम आर नॉन लिविंग, है ना, बट सब हम लोग कहते हैं मैटर है। तो जो मैटर है क्या, उसे जानने से पहले हम केमिस्ट्री के विषय में थोड़ा सा जान लें, फिर उसके बाद जो है कि हमें मैटर इन आवर सराउंडिंग में क्या क्या लर्न करना है इस चैप्टर में, उसको हम डिटेल वाइज यहाँ पे नोट कर दिए हैं, समझा दे रहे हैं, फिर एक वन पॉइंट करके पढ़ाया जाएगा। तो केमिस्ट्री है क्या? तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सब्सटेंस, देयर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री मैटर के स्ट्रक्चर के विषय में बताता है, उसके कंपोजिशन के विषय में बताता है कैसे बना है, फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन या मैटर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कैसे चेंज होता है, इसके विषय में केमिस्ट्री बताती है। तो केमिस्ट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है ऑफ साइंस का। क्योंकि केमिस्ट्री जब तक है, कोई भी पर्सन विदाउट हैंग्री, विदाउट क्लॉथ नहीं रह सकता है, क्योंकि सब चीजों को हम कंपोज कर सकते हैं थ्रू द केमिस्ट्री। द केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। यही है अर्थात हमारा जो मैटर है। अब इस मैटर का जो कंटेंट दिया गया है चैप्टर के अंदर, उसे हम यहाँ पे वन बाय वन करके नोट कर दिए, जैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव में है क्या क्या, सबसे पहले इसी को हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। हमारे माइंड में रहना चाहिए कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पहला पॉइंट हम इसमें लिखे हैं, अंडरस्टैंड द नेचर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो जो मैटर है, मैटर पहले तो इसके कंपोजिशन को हमें देखना है, इसके नेचर को देखना है। जैसे हम लोग अपने सराउंडिंग में अभी बताया, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस देखते हैं, सम आर लिविंग, सम आर नॉन लिविंग। तो ये कैसे बने हैं, क्या है, इसके विषय में हम बताएंगे। ठीक, दूसरा चीज है, इसमें हम अभी लिखा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसे अभी आगे पॉइंट वाइज हम पढ़ाएंगे, बट यहाँ पे सिर्फ कंटेंट के रूप में लिखा हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हमें सेकंड चैप्टर में जाना है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, मैं इसे पहले ही बता दिया था कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर, छूकर, अर्थात उसका जो फिजिकल नेचर है उसमें चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अगर चेंज हो गया, तो वो तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। तो उसका कलर देख सकते हैं, उसका टेस्ट देख सकते हैं, ठीक है, उसके हार्डनेस को देख सकते हैं, उसके सॉफ्टनेस को देख सकते हैं। इस आधार पे हम मैटर को डिवाइड करते हैं, जिसे आप लोग अर्लियर प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थर्ड, डिफरेंशिएट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज के आधार पे फिर इसे हमें डिवाइड कर देना है। इसमें कैसे डिवाइड करना है, जैसे आप लोग जानते हैं सॉलिड क्या होता है, इसका शेप और साइज और मास और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, कांस्टेंट
कांस्टेंट होता है ना। और सॉलिड है, इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कंपोजिशन देख सकते हैं। तो जो हमारी प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज, उसके आधार पर भी इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। ये तो अगर जो हम बता रहे हैं फिजिकल के आधार पर देख सकते हैं कि ये क्या है, सॉलिड क्या है, रिजिड होता है, लिक्विड क्या है, सॉफ्ट होता है, गैस क्या है, गैस को सिर्फ हम फील कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सबको हम फिजिकल आधार पर देखते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के आधार पर देखेंगे तो इसका हम कंपोजिशन देखेंगे कैसे बना है। इसके पार्टिकल्स हैं, जैसे जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर इसका देखा जाए लिक्विड का, तो कुछ उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाए जाते हैं। गैस को देखा जाए तो उसमें बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। तो इस आधार पे और भी प्रॉपर्टीज है, जिसके आधार पे आगे वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो ये भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है, क्या है यूनिवर्स, ये दो ही चीज से बना है, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। तो मैटर और एनर्जी दो चीज से जब कंपोज हुआ है, अर्थात हम मैटर को आइंस्टीन के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मैटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमारे पास डिवाइस अवेलेबल हो जाए, डिस्कवरी हो जाए तो। बट मैटर को तो हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर ही रहे हैं, देख रहे हैं कई डिवाइसेस हैं। तो जैसे यूनिवर्स है, इस पे इफेक्ट क्या होता है टेंपरेचर का, किसी भी सॉलिड है, जैसे सॉलिड है, सॉलिड को अगर हम हीट दे रहे हैं, टेंपरेचर दे रहे हैं, तो आप लोग अच्छी तरह देखते हैं कि हीट देने के बाद जो उसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स होता है वीक होने लगता है। वीक होते होते इतना वीक हो जाता है कि वो मेल्ट हो जाता है, मतलब उसकी जो हार्डनेस होता है वो वीक हो जाता है और वो अपने लिक्विड स्टेट में आता है। अगर उससे भी ज्यादा दिया जाए, वेपराइजेशन होने लगता है, उसे भी तोड़ करके अपने स्टेट को उसके मॉलिक्यूल्स वेपराइज होने लगते हैं। तो इसका भी टेंपरेचर का मोस्ट इफेक्ट होता है सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है। जैसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, आप लोग सबसे अच्छा उदाहरण जानते हैं, जैसे एग्जांपल है वाटर। जैसे वाटर है, इसी को देख लीजिए। अगर वाटर को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, अरे कूल करते हैं, या पहले हीट करिए इसे। अगर इसे हम हीट किए तो हीट करने के बाद जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं ये वेपराइज होने लगते हैं। क्या होते हैं, वेपराइज होने लगते हैं, वेपर में उड़ना शुरू हो जाते हैं। अर्थात हीट देने के बाद जो हमारा वाटर है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, वेपर में। वेपर क्या है, फॉर्म ऑफ गैस है, अर्थात ये कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में। इसके बाद अगर गैस है, गैस को कूल कर दिया जाए, कूल कर रहे हैं हम, जब कूल करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टेज आएगा। कंडेंसेशन स्टेज आएगा तो फिर लिक्विड में चेंज होगा, और लिक्विड को फिर अगर हम कूल कर रहे हैं, वेरी कूल, तो देखो बेटा जो इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर होता है इसको हम वाटर पे देख रहे हैं। जैसे आप सभी लोग रिलेटेड है इससे, जैसे वाटर है, अगर वाटर को हम क्या करें, हीट करें। जब हीट करेंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं ये एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे। क्यों एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि इसको हम हीट दे रहे हैं, और जैसे एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनका मूवमेंट बढ़ जाएगा, और जैसे मूवमेंट बढ़ेगा इतना एनर्जेटिकल हो जाते हैं कि अपना एक लेवल छोड़ करके, सरफेस छोड़ करके वेपराइज होने लगते हैं। और जब वेपर होते हैं तो ये सीधा एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं उसमें, अर्थात तो किस फॉर्म में चले गए, गैस फॉर्म में। तो जब इसे हीट करेंगे तो किसमें चेंज जाएगा, गैस में, ठीक। अगर गैस को हम उसके टेंपरेचर को फिर कूल कर दें, क्या करें, कूल कर दें, तो जब हम कूल करेंगे तो अब जो हमारा गैस है इसके अंदर एक टर्म पढ़े होंगे आप लोग, कंडेंसेशन, कि व्हेन गैस चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जब वो कंडेंसेशन फॉर्म में आएगा तो फिर ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में जुटना शुरू हो जाते हैं, आपस में चिपक जाएंगे। इसके बाद ये क्या करेंगे, जो गैस
किस फॉर्म में आएंगे, लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड को फिर अगर हम वेरी कूल कर दें, क्या करें, वेरी कूल और अधिक इसको ठंडा कर दीजिए। जब वेरी कूल कर देंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, आइस फॉर्म में आ जाता है। तो देखिए इसके प्रभाव पड़ रहा है नहीं टेम्परेचर का। तो जो भी हमारा मैटर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर होता है। इसको बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है। दूसरा है प्रेशर, प्रेशर का भी उसी तरह इफेक्ट होता है। जैसे कुछ गैसेस हैं जिनको हम लोग लिक्विफाइड स्टेट में लाते हैं ड्यू टू डिक्रीज देयर प्रेशर, इंक्रीज देयर प्रेशर, उसका इंक्रीज करके प्रेशर को, जैसे आप लोग अच्छी तरह जानते हैं उसका एग्जांपल बता दे रहा हूं, एलपीजी। एलपीजी जैसे हम लोग देखे होंगे जो एलपीजी गैस होती है, गैस सिलेंडर के अंदर हम लोगों के घरों पे है, थोड़ा सा उसे आप लोग हिला करके सेक करके देखिए, उसमें लगेगा कोई लिक्विड भरा हुआ है, हल्केगा, जैसे हल्कता है ना पानी किसी भी बोतल में, उसी तरह इसमें भी जो हमारा गैस सिलेंडर है उसमें भी है, तो अर्थात उसे हायर प्रेशर पे लिक्विफाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टेम्परेचर और प्रेशर हो गया। फिर नेक्स्ट है कांसेप्ट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लैटेंट हीट, ये लैटेंट हीट जो होता है एक तरह की एनर्जी है, लेकिन उससे पहले मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे किसी भी चीज को अगर हमें हीट करना है, उससे अगर हम टेम्परेचर क्या करें, इंक्रीज करें, तो इंक्रीज करते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब करते हैं तो उसके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स होता है, बताया क्यों क्या होता है, वीक होने लगता है। वीक होगा तो धीमे धीमे क्या होगा, एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं, अर्थात वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब जिस टेम्परेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट मेल्ट होता है उसी टेम्परेचर को, रिक्वायर्ड टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। दूसरा शब्द इसमें हम जोड़ दिए लैटेंट हीट। ये आपके सिलेबस में ही है। लैटेंट हीट क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। तो जो गुप्त ऊष्मा होती है, लैटेंट हीट होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी होती है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, टू चेंज देयर स्टेट, उसके स्टेट को चेंज करने में जितनी एनर्जी हमारी रिक्वायर्ड होती है वही उसकी लैटेंट हीट होती है। तो जो लैटेंट हीट है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए अगर आइस है, क्या है, किसी भी ग्लास में हम आइस ले रहे हैं, ठीक है, किसी ऑपरेटर्स को लगा करके इसमें हम एक थर्मामीटर सेट कर दिए, ठीक, इसमें हम आइस, आप देखेंगे जो आइस भरे हुए हैं ये स्टैंड के थ्रू हम इसे लगा दिए, ठीक। तो ये जो हमारा थर्मामीटर है, मान लीजिए आइस है इसके अंदर, तो इसका टेम्परेचर क्या बताएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस है, लेकिन इसे हम हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हीट करेंगे किसी बर्नर बर्नर से, तो होगा क्या कि अब जो हम इसे हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट को ऑब्जर्व करते रहेंगे, लेकिन ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा थर्मामीटर की जो रीडिंग है 0 डिग्री सेल्सियस, ये इंक्रीज करना चाहिए, बट इंक्रीज नहीं करेगा। हीट कर रहे हैं, हीट आप दे रहे हैं, लेकिन इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा इंक्रीज, क्योंकि जो हम इसको हीट दे रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट हो रहा है इसके अंदर, वो इसके स्टेट को चेंज करने में ही यूज हो जा रही है। जैसे ये आइस फॉर्म में है, तो जब आइस फॉर्म में है तो आइस किसमें कन्वर्ट होगा, हीट ऑब्जर्व करके लिक्विड में, अर्थात इसका यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। अर्थात जो हम हीट इसको दे रहे हैं, हमारा थर्मामीटर बता रहा है इसकी जो रीडिंग है वो 0 डिग्री सेल्सियस के कांस्टेंट है, और हीट ऑब्जर्व होती चली जा रही है। तो इसका यही कारण है कि जो हीट ऑब्जर्व कर रहा है वो हीट कहाँ पे स्पेंड हो रही है, सिर्फ इसके स्टेट को चेंज करने में, अर्थात इसके स्टेट को चेंज करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, इट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। उसे क्या कहेंगे, लैटेंट हीट या लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा लैटेंट हीट है ये मेन टर्म है, इसे पढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा कांसेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो यही कंडीशन है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे किसी भी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद वो क्या होगा, कोई ना कोई उसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा जिसके वो बॉयल करना शुरू करेगा। तो जिस टेम्परेचर पे कोई ऑब्जेक्ट बॉयल होता है उसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं,
जैसे सपोज दैट मान लीजिए वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बीपी 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। उसी पे इसे भी समझ लीजिए कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। मैं अभी बताया कि इसे हम लेटेंट हीट दे रहे हैं, तो इसके स्टेट को चेंज होने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है, यूज अप हुई है, वो हमारा लेटेंट हीट था। लेकिन ये जो 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट था, ये तभी बढ़ना शुरू करेगा, इंक्रीज करेगा, जब ये टोटल आइस हमारा कन्वर्ट हो जाए किसमें लिक्विड में। जब पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तब यहाँ से बढ़ना शुरू होगा। ठीक, और जब ये 0 डिग्री से बढ़ना शुरू होगा तो बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचेगा 100 पे। अगर ये 99 पे है या बिलो 100 है, 100 से कम है, तो ये भी बॉयल नहीं करेगा। लेकिन एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंचेगा इस लिक्विड का, ठीक है, ये बॉयल करना शुरू हो जाएगा। तो इसे हम 0 से 100 तक ले जाने में, स्टेट चेंज करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, क्योंकि 100 के बाद ये वेपराइजेशन होगा, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है और बहुत ही मोस्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। दो शब्द जुटा हुआ है, एक गैस शब्द है, क्या है गैस है, और दूसरा हमारा क्या है वेपर है। देखो दोनों में डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन जनरली हम लोग इसे भी गैस कहते हैं, इसे भी गैस कहते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो वेपराइजेशन हो गया उसे हम लोग कहते हैं कि गैस है। लेकिन अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये हमें आपको पढ़ना है। इसमें दिया है चैप्टर में, तो पहले यहाँ पे इसका आउटलाइन जान लीजिए। क्या होता है कि आउटलाइन में जैसे गैस है, गैस तो जनरली आप जानते हैं कि सब्सटेंस है, ये मैटर है, उसका ये क्या है टाइप है। लेकिन वेपर को हम लोग एक फिक्स सब्सटेंस नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या है चेंजेबल मटेरियल है। जैसे वेपर को जब वेपराइजेशन किया जाता है तो ये रिक्वायर्ड एनर्जी पे वेपराइज होता है। मतलब कहने का ये है कि जैसे जो हमारा गैस है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में होता है, लेकिन ये रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे वेपर फॉर्म में होता है। जैसे किसी भी जल को हम हीट कर दिए तो 100 पे गैस वेपर बन गया, फिर उसको हम कोल्ड कर दिए तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, है ना। तो ये डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में होता है। इसे अगर हमें लिक्विफाइड करना है तो इसका टेम्परेचर प्रेशर सब डिक्रीज करना होगा आर्टिफिशियली, तब जाकर के होगा। बट ये नेचुरली चेंज होता रहता है एटमॉस्फेयर में। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कंसेप्ट ऑफ इवेपोरेशन। कंसेप्ट ऑफ इवेपोरेशन, आप सभी लोग जानते हैं कि इवेपोरेशन होता क्या है। क्लास 8 में भी हम लोग पढ़े हैं कि इवेपोरेशन है चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस या वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो जो इवेपोरेशन होता है ये तो हम लोग जानते हैं, बट इसका एक पॉइंट और इसमें दिया है, फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर इसे इफेक्ट करते हैं? तो इसमें इफेक्ट करने वाले फैक्टर तो बहुत हैं, जैसे मैं कुछ बता दे रहा हूँ, फिर पीछे हम लोग देखेंगे उसे। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे इवेपोरेशन रेट को देख लीजिए। इवेपोरेशन रेट हमारा कब किसके थ्रू बढ़ता है और घटता है, मतलब इंक्रीजिंग इफेक्टर क्या है। जैसे टेम्परेचर, फर्स्ट पॉइंट क्या है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम क्या करें इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा इवेपोरेशन रेट क्या होगा बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग कब जो क्लॉथ है कपड़े हैं जब हमें सुखाना होता है तो इसे ले जाकर के धूप में फैलाते हैं, है ना। धूप में फैलाने से इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है, तो फॉलो तो यही हो गया हमारा क्या टेम्परेचर। दूसरा है वाइंड स्पीड, विंड स्पीड भी है। विंड स्पीड क्या है वाइंड या विंड से हम लोग पढ़ते हैं जो विंड होता है ब्लोइंग ऑफ एयर होता है, तो ब्लोइंग ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। जैसे हम लोग विंटर सीजन में देखे होंगे कपड़ा सूखता नहीं है, क्या करते हैं हम लोग फैन चालू करते हैं, फैन चालू करके क्या करते हैं हाथ करते हैं कपड़ा फैला देते हैं, कपड़ा सूख जाता है। अर्थात जब हमारी वाइंड स्पीड इंक्रीज करेगी तो हमारा इवेपोरेशन क्या होगा इंक्रीज करने लगता है।
तो इफेक्टिव फैक्टर्स में इसी तरह से यहाँ लिखा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो ह्यूमिडिटी होता है आर्द्रता जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में ह्यूमिडिटी, अगर एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी बढ़ गई, देखिए इसका ये अपोजिट होता है, क्या होता है, अपोजिट होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी होता है। तो ह्यूमिडिटी अगर हमारी बढ़ रही है तो हमारा इवेपोरेशन रेट क्या होगा, यहाँ पे घटेगा, और जब घटेगा तो ये जो हमारा इवेपोरेशन है ये स्लो हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी इनके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसके क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और फोर्थ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सरफेस एरिया होता है, क्या होता है, सरफेस एरिया। तो जो हमारा इवेपोरेशन रेट होता है सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है। जैसे हम लोग कपड़ा अगर सुखाना है तो उसे क्या करते हैं, एक जगह रख देते हैं, नहीं, उसे ले जा करके फैला देते हैं, मतलब उसकी सरफेस को फैलाते हैं। जब सरफेस फैलाएंगे तो इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है। तो इस तरह से इसे भी हमें पढ़ना है, कंटेंट है हमारा। और हमारा 9 पॉइंट है पर्पज ऑफ वेयरिंग कॉटन क्लॉथ इन समर। समर में हम लोग क्यों कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, अब इसका आंसर भी आप लोग जानते हैं, क्या है आंसर, ये तो नीचे है, बिकॉज़ कॉटन क्लॉथ ऑब्जर्व द ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी को ऑब्जर्व करता है, और जब ह्यूमिडिटी ऑब्जर्व करता है तो हमें रिलैक्स मिलता है हीट से, गर्मी से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट ये जो लास्ट 2 पॉइंट है प्लाज्मा एंड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और लास्ट है पोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट। जब हम आप लोगों को टाइप ऑफ मैटर पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग मेन रूप से पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन थोड़ा सा ये आउटलाइन दे चुका है आपके सिलेबस में, प्लाज्मा स्टेट मतलब 4th स्टेट और 5th स्टेट। तो इसके आउटलाइन के विषय में पढ़ाएंगे, बट यहाँ पर भी आपको बता दे रहा हूँ कि प्लाज्मा स्टेट क्या होता है। जैसे प्लाज्मा स्टेट कोई भी गैस पार्टिकल्स होते हैं जो वेरी एनर्जेटिकल होते हैं, सुपर एनर्जेटिकल तो मतलब क्या, वो गैस जो होती है आयनाइज हो जाती है, आयनाइज होकर के वो रेडिएशन प्रोड्यूस करने लगती है। जैसे इसके एग्जांपल भी हैं, नियॉन बल्ब होते हैं, देखे होंगे आप लोग, उसमें से भी निकलता वो प्लाज्मा स्टेट में होता है। फ्लोरेसेंस लैंप होते हैं, उसमें भी प्लाज्मा स्टेट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो प्लाज्मा स्टेट के मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं इट इज वेरी एनर्जेटिकल होते हैं या सुपर एनर्जेटिकल कह सकते हैं। और जो हमारा 5th स्टेट है, 5th स्टेट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस कौन थे, इंडियन, और आइंस्टीन को आप सभी लोग जानते हैं। तो ये दोनों लोग मिलकर के, सबसे पहले बोस फिर आइंस्टीन, दोनों लोग मिलकर के एक 5th स्टेट दिए थे जिसका नाम क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एट द 5th स्टेट ऑफ मैटर। इसमें जब किसी भी गैस पार्टिकल्स को वेरी कोल्ड कर दिया जाए, है क्या, जब हम कोल्ड कर देंगे तो एनर्जी लॉस करना शुरू कर देगा वो। जब एनर्जी लॉस करेगा तो धीमे धीमे सभी एटम आपस में क्या होंगे, एक स्पेशल सुपर एटम बना लेंगे। इनके कहने का ही मतलब था, एक सुपर एटम बनता है, और जब सुपर एटम बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी और जो भी है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सभी क्या होती है, चेंज हो जाती है, उसे हम सुपर एटम भी कहते हैं, और उसी को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। इसे हम लास्ट और इन पॉइंट के टाइम पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में दिया है। सो आई होप दैट you like this video, pause it,